हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं वर्ष 2021 में यूपीएससी के द्वारा पेपर फर्स्ट के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन ई में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूं। पहले मैं इसके फॉर्मेट का जिक्र करूंगा, जिसको आप स्ट्रक्चर बोलते हैं, और फिर उसके बाद से इससे रिलेटेड चीज़ों को बताऊंगा। उसी में बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। एक्चुअली मैं 150 शब्दों वाले आंसर को ही डिस्कस करता रहा हूँ। ऑप्शन में कोई ख़ास बदलाव है नहीं। सेक्शन ए और सेक्शन बी का पहला और क्वेश्चन नंबर 5वां अनिवार्य होता है। शेष में से 3 करने होते हैं, जिसमें से किसी भी सेक्शन से शेष 3 में एक जरूर चुनना होता है। इसका मतलब यह है कि एक सेक्शन से एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल 2 प्रश्न चुनने ही होते हैं। यानी कि 8 में से 5 प्रश्न करने होते हैं। 5 में से दो दोनों सेक्शन से, एक सेक्शन से 3 भी हो सकता है। जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं। मोटे तौर पर 8 में से 5 क्वेश्चन जो ट्रेडिशनली आप लिखते चले आ रहे हैं वैसे ही होते हैं, और ये तो 5 क्वेश्चन ए बी सी डी सब क्वेश्चन होते हैं, जिनमें प्रत्येक पर 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। यानी कि 750 शब्द का वो पूरा का पूरा जो है वो एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है। लेकिन हम आपको बता दें, स्टैंडर्ड आंसर 600 शब्द का ही होता है। हालांकि इससे 800 या 1200 शब्दों का होता है, जिसको थोड़ा सा और इलेबोरेट आपको करना होता है। बहरहाल, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 वर्ष 2021 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन ई के एक प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं, जिसमें पूछा हुआ है जेएस मिल का महिलाओं के मतदान को लेकर के विचार व्यक्त करिए। जेएस मिल्स व्यूज ऑन विमेन सफ्रेज, यानी महिलाओं को जो मताधिकार मिला हुआ है। आपको पता ही है, न्यूजीलैंड ने 1890 के दशक में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य देशों ने दिया। भारत में तो खैर 1952 में पहली बार मिला। उसके पहले तमाम तरह क्वालिफिकेशन से कुछ बड़े परिवार की महिलाएं, जिनके नाम से खेती बाड़ी था, या जो अपने नाम से टैक्स जमा करती थी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती थी, वही मुश्किल से 5 लाख महिलाएं ही पूरे देश में 36 करोड़ की आबादी में 5 लाख महिलाएं ही मतदान कर पाती थीं, जो कि बहुत ही सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड आप कह सकते हैं। तो जेएस मिल महिलाओं के उन्मुक्ति, उनकी स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, और कुछ मामलों में इसीलिए वो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के आलोचक भी हैं। हालांकि डेमोक्रेसी के विरोधी नहीं हैं, उसके पिटफॉल्स, उसकी कमियों को बताते हैं। जैसे कुछ लोग मेजॉरिटी के नाम पर अथॉरिटी प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी दादागिरी दिखाते हैं। उनका मोटे तौर पर कहना ये है कि भाई ऐसा है, डेमोक्रेसी में लोगों ने चुना है अपनी सेवा कराने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अपने मेवा काटिए और जनता पर कहर बरपाइए। ये काम करने के लिए जनता ने थोड़ा ही आपको चुना है, लेकिन लोग चुन करके आते हैं और लगते हैं सत्ता का दुरुपयोग करने। महिलाओं के सब्जेक्शन का भी इसी से संबंध है, यानी महिलाएं घर की 4 दीवारी के भीतर कैद कर दी जाती हैं, या बायोलॉजिकल यानी शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से पुरुष उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाता है। इसको लेकर के वो बहुत आक्रोश व्यक्त करते हैं। हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसी में वो महिलाओं को समान मताधिकार देने के पक्षधर हैं। खैर, हम इसी में आपको अब बताने जा रहे हैं कि आपको ऐसे उत्तर लिखेंगे। पहले पैरा में, यानी इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन का एक पैरा बनाइए, और पहले पैरा में ही जेएस मिल के बारे में लिखिए कि जेएस मिल लिबर्टी के चैम्पियन हैं। उन्होंने 1869 में द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक एक पुस्तक लिखा, और उसके 10 साल पहले 1859 में अपने पत्नी की मृत्यु के बाद 4 महीने बाद उन्होंने लिबर्टी पर एक एस्से लिखा था, जो कि काफ़ी प्रचलित हुआ। और कहा यह जाता है उस एस्से को लिखवाने में उनकी पत्नी, वो खुद स्वीकार करते हैं, उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान। उनकी पत्नी का नाम हैरियट मिल्स था, जिनका समय पूर्व देहांत हो गया था।
1873 में शायद इनका देहांत हुआ था। जेम्स स्टुअर्ट मिल का, इनके पिताजी जेम्स मिल भी एक फ़िलासफ़र, रेडिकल फ़िलासफ़र, पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे और अपने पिता से ही चीज़ों को सीखा था। जेरेमी बेंथम के वो बहुत अच्छे दोस्त थे, जो उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज़्म के जनक माने जाते हैं। तो जेरेमी बेंथम इनके गाइड भी रहे, फ्रेंड फ़िलासफ़र और गाइड भी रहे जेम्स मिल के, और उनके बेटे जेम्स स्टुअर्ट मिल के भी गाइड रहे वो। दूसरे शब्दों में उनके बेटे जेएस मिल को भी उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया। आप संक्षेप में 3-4 लाइन, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं, खास करके उनकी पत्नी का जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही उन्होंने सीखा कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए। लिबर्टी के चैम्पियन तो ये माने ही जाते हैं। खैर, तो ये आप उनके पत्नी का जिक्र ज़रूर करिएगा, जिनका 1859 में ही देहांत हो गया। उसके 4 महीने बाद उन्होंने ऑन लिबर्टी नामक एक ऐसे प्रकाशित करवाया, जो कि बहुत चर्चित हुआ, और उन्होंने आगे चल कर के एक साक्षात्कार में ये स्वीकार भी किया, इसमें उनके पत्नी का योगदान बहुत ज़्यादा, और महिलाओं को समझने का, वास्तव में जो क्लोज तरीके से समझने का अवसर उनको मिला, वो अपनी पत्नी से इंटरेक्शन के दौरान ही मिला। ऐसी बात आप ज़रूर करिएगा। तो इससे क्या है, आपके एसे को और बल अब मिलेगा, यानी आप जो लिख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, आपको और बल मिलेगा। ये आप इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन में दें, 150 शब्द में ज़्यादा इसको होता नहीं है लिखने का। इसके बाद से आप आ जाएंगे दूसरे पैरा पर, जिसमें इवेल्युएशन और ये कंक्लूजन को एक में देंगे। इवेल्युएशन में चूँकि बहुत कम स्कोप आपके लिए है, तो है भी, यानी आपको जॉन स्टुअर्ट मिल की पूरी आलोचना तो करनी नहीं है, महिलाओं से रिलेटेड चीज़ों की आलोचना करनी है। आपको ये बताना है कि उन्होंने केवल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को लिया, लेकिन वो अन्य डिफरेंसेस यानी शारीरिक क्षमता को ही लिया, और डिफरेंसेस यानी महिलाओं के लिए जो बनाए गए हैं वो उसको उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। खैर, जहाँ तक सफरेज की बात है, तो सफरेज तो बराबरी के दर्जे पर उन्होंने सही कहा कि बराबरी के दर्जे का दर्जा मिलना चाहिए, यानी पुरुषों के बराबर, और इसके लिए उन्होंने स्पार्टन महिलाओं का ही जिक्र किया। यानी यूनानी लोग महिलाओं को बहुत इज़्ज़त दिया करते थे, आदिवासी समाज में भी महिलाओं को बहुत इज़्ज़त दिया जाता है, चूँकि वो प्रजनन की देवी हैं, इस वजह से भी उनको बहुत तरजीह दी जाती है, और वहाँ महिलाओं को काफ़ी आज़ादी भी मिली हुई है। स्पार्टन महिलाओं के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि भाई, स्पार्टन महिलाओं को तो शारीरिक शौर्य की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो पुरुषों की तरह से अखाड़े में अपने शौर्य का भी प्रदर्शन कर सकें, अपने बहादुरी को भी दिखा सकें, यानी शिवलरस बन सकें। दूसरे शब्दों में, महिलाओं के आज़ादी का जिक्र करते हुए जो इस जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, वो आज भी चरितार्थ हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र के आलोचक लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे, लोकतंत्र के दोषों के आलोचक थे वो। इस प्रकार से करके आप इवैल्यूएशन को थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिएगा, और फिर कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही आप दीजिएगा कि उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक, जो मरने के कुछ ही समय प्रकाशित हुई 1873 में, वो उसमें उन्होंने जो जिक्र किया महिलाओं को मतदान देने के संबंध में, या महिलाओं के शौर्य की जो चर्चा किया है, उसे उन्होंने अपने पत्नी से सीखा था और उनसे बहुत इम्प्रेस थे। ठीक है, लिबर्टी नामक ऐसे में भी उन्होंने इसका जिक्र किया, जो उन्होंने 1859 में प्रकाशित कराया था, यानी सब्जेक्शन ऑफ विमेन के 10 साल पहले। और इसमें उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही मतदान देने का, मतदान के अधिकारी होने का गौरव दिया है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कहा है कि पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी मतदान का अधिकार होना चाहिए, और इसकी वकालत करते हैं वो, और वो साफ साफ कहते हैं कि ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पत्नी से सीखा। ना तो वो दिमागी रूप से किसी मामले में कमज़ोर होती हैं पुरुषों से, ना शारीरिक रूप से, केवल एक प्रजनन एक्स्ट्रा गुण है उनके अंदर, जो जिससे वो और ताकतवर मानी जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता ये है, प्रकृति ने, आप ये जिक्र कर सकते हैं, उनके सपोर्ट में ही कर सकते हैं, प्रकृति ने महिलाओं को जानबूझ करके प्रसव काल के दौरान कमज़ोर बनाया, जिससे पुरुष उसकी रक्षा कर सके। जैसे प्राचीन काल में
जब राज्य भी नहीं थे, जब आदमखोर इंसान रहा करते थे और शेर और या जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था, तब शेर भी शेरनियों की रक्षा करते थे। और जबकि बड़े होकर के शेरनियाँ ही शिकार करती हैं, शेर उस पर अपना कब्जा जमाता है, क्योंकि प्रसव काल के दौरान वो भी वल्नरेबल, भेद्य होती हैं और उनके भी बच्चे को खतरा रहता है। तो इसका पुरुषों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इसी से निकला है पुरुषों का भी, जो उस समय इंसान, प्रारंभिक इंसान थे, कुछ तो उसमें आदमखोर कैनिबाल थे और कुछ ऐसे नॉर्मल थे। तो उन लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने मान लिया कि भाई महिलाओं को शारीरिक रूप से ऊपर वाले ने कमज़ोर इसलिए बनाया है कि वो पुरुषों के की अधीनता स्वीकार करें और पुरुषों के अधीन रहें, और धीरे धीरे करके महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर कर दिया गया पुरुषों के द्वारा। इस वजह से इसके लिए जिम्मेदार पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं। तो महिलाएं न तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, न मानसिक रूप से कमज़ोर होती हैं, इसीलिए उनको मतदान का बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए, अपने चॉइस का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी अपनी पसंद से शासक वर्ग का चुनाव कर सकें। और इस मामले में न्यूजीलैंड की घटना का भी जिक्र कर सकते हैं, जहां माओरी जनजाति में महिलाओं को बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई है। और वो इसी वजह से, क्योंकि माना जाता है भाई जो प्रजनन करता है वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उनको ज़्यादा छूट मिली हुई है, ज़्यादा इज्जत भी दी जाती है माओरी समाज में। और न्यूजीलैंड ने भी इसीलिए महिलाओं को पहले मतदान का अधिकार प्रदान किया। इन सब चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं। देख लीजिएगा, 150 शब्दों में ये चीज़ें आ जाएं, और हमको लगता है ये लेक्चर कंप्लीट भी हो गया। इसी के साथ इसमें से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल का महिलाओं के प्रति जो नज़रिया था बहुत ही पॉजिटिव था, और उसे उन्होंने हैरियट मिल्स अपनी पत्नी से सीखा था, जिनका देहांत समय पूर्व 1859 में ही हो गया था। उनके देहांत के 4 महीने बाद उन्होंने लिबर्टी नामक एस्से प्रकाशित कराया था, जो उनका मानना था कि उसमें ज़्यादा योगदान उनकी पत्नी का है, उनका कम योगदान है। खैर, महिलाओं के प्रति उनके पॉजिटिव नज़रिए को लेकर के ही आगे चल कर के फेमिनिज़म यानी नारीवाद, नारी शक्ति से संबंधित चीज़ों की वकालत की जाने लगी। फेमिनिज़म एक प्रकार की विचारधारा है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही बहुत सारे क्षेत्र में मानती है कि उनका अधिकार वैसे ही है जैसे पुरुषों का है, और वो होना भी चाहिए। तो इस प्रकार से नारी मुक्ति और नारी आंदोलन को लेकर के तमाम बातें की गईं। इसके प्रेरणा स्रोत आप जॉन स्टुअर्ट मिल को ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के समय में, एंजल्स ने भी महिलाओं के प्राचीन समय में महिलाओं की दास्ता पर एक ऐसे प्रकाशित कराया था। और लगता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल का प्रभाव उल्टा नहीं, यानी फ्रेडरिक एंजल्स पर जॉन स्टुअर्ट मिल का प्रभाव था, न कि फ्रेडरिक एंजल्स का प्रभाव जॉन स्टुअर्ट मिल पर था, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी पत्नी से बहुत सारी बातें सीख रहे थे। अगर स्पेस बचे तो इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। देख लीजिएगा 150 शब्दों में आप कैसे उत्तर को समेटते हैं। इस प्रकार से करके जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन वीमेन सफरेज यानी महिलाओं के मताधिकार पर कैसे वो लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, इसका जिक्र आप कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने पॉइंट बताया। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डालेंगे भी, और मुझे लगता है आप बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकते हैं। पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़ करके आप समझ जाएंगे 150 शब्दों में कैसे उसको समेटना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।